दिलावरपुर के ग्राम प्रधान मखना की शख्सियत ऐसी थी कि कितने ही सालों से गांव में उसका दबदबा था। जब भी गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, उसकी बैठक ही चुनाव का केंद्र बन जाती थी। ग्राम प्रधान की सीट पुरुष की होती थी तो वह खुद प्रधान बनता था, और अगर सीट महिला की होती थी तो उसकी पत्नी सुलेखा ग्राम प्रधान बनती थी। आरक्षित सीट पर भी वही प्रधान बनता था जिसे मखना चाहता था। गांव में मखना के परिवार के दबदबे की यह परंपरा न जाने कब से चली आ रही थी और टूटने का नाम नहीं ले रही थी। इस बार ग्राम प्रधान की सीट महिला सीट थी। सबको पता था कि मखना की घरवाली सुलेखा ही ग्राम प्रधान बनेगी। मखना इस ओर से निश्चिंत था। उसने गांव में विरोधी पार्टियों से बात करके यह पक्का कर लिया था कि उनमें से कोई भी ग्राम प्रधान के लिए दावेदारी नहीं करने जा रहा था। उसके सामने उसके विरोधी हथियार डाल चुके थे और इस तरह सुलेखा प्रधान बनने जा रही थी। इस बात से गांव के कुछ लोग बड़े परेशान हुए। सुखे और राजवीर तो कुछ ज़्यादा ही। वे दोनों हमेशा चुनाव की जोड़ तोड़ बैठाया करते थे। चुनाव खर्च के नाम पर उम्मीदवारों से पैसे ऐंठा करते थे और कम से कम 2 महीने तक उम्मीदवार के यहाँ दावत पानी भी उड़ाया करते थे। उन्होंने सोचा कि अगर सुलेखा बिना चुनाव के प्रधान बन गई तो चुनाव का मौसम सूखा ही रह जाएगा। ना हाथ में पैसा आएगा और ना ही दारू पीने को मिलेगी, ना दावत होगी और ना कोई उनकी बात पूछेगा। इसलिए उनकी नज़र में चुनाव तो ज़रूर होना चाहिए। गांव में गुटबंदी कराई जाए। गांव में लठ ना भी चलें तो विरोधी गुटों में आपसी खींचतान और गाली गलौज तो हो ही, तभी तो वे पंच बनेंगे। सुखे और राजवीर जानते थे कि मखना के विरोधी तो पस्त हो ही चुके हैं, इसलिए चुनाव में खड़ा करने के लिए कोई नया प्यादा चाहिए। उनकी निगाह जग प्रसाद के परिवार पर थी। जग प्रसाद की बड़ी बेटी सुंदरी अपने बलात्कारियों को खाक में मिलाने के बाद पूरे इलाके में हीरोइन बन गई थी। लेकिन वह थी कहाँ, इसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन उसके कारनामों ने जग प्रसाद का नाम इलाके में चमका दिया था। इंतकाम तो अपने बलात्कारी ईंट भट्टे के ठेकेदार रामपाल से जग प्रसाद की मझली बेटी मुंदरी ने भी लिया था, जब उसने रामपाल के पिछवाड़े पर लात मारकर उसे खाई में ढकेल दिया था और मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन इस घटना की किसी को आज तक कानो कान खबर न थी। वह अब अपनी ससुराल में अच्छे से शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। जग प्रसाद की तीसरी बेटी कुंदरी 18 सावन देख चुकी थी। 10वीं जमात पास करने के बाद उसने 12वीं जमात का प्राइवेट फॉर्म भरा था। वह पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी माँ रामवती का हाथ बटाती थी, तो खेतों में पिता जगप्रसाद के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। सब जानते थे कि जगप्रसाद और मखना के परिवार की आपस में कभी नहीं बनती। मखना का परिवार गांव का सत्ताधारी राज परिवार था, तो जगप्रसाद का परिवार शोषित दबा कुचला परिवार। मखना के साथी और सुंदरी के बलात्कारी टिपलू को जगप्रसाद की बड़ी बेटी सुंदरी ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। तब से तो मखना और जग प्रसाद के परिवार नदी के दो पाट हो गए थे। एक ही गांव में रहते हुए भी उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। इसलिए सुखे और राजवीर को लगा कि मखना की घरवाली सुलेखा के खिलाफ अगर कोई चुनावी पर्चा भर सकता है तो वह है जगप्रसाद की पत्नी रामवती। पूरी योजना बनाकर सुखे और राजवीर जगप्रसाद की बैठक पर पहुंच गए। मौका ताड़कर सुखे ने कहा, भाई जगप्रसाद, इस बार तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा विरोधी मखना अपनी जनानी सुलेखा को बिना चुनाव किए ही प्रधान बनवा लेगा। क्यों? जगप्रसाद उन दोनों के आने के मकसद से अनजान था। उसने कहा, भाई सुखे, हमारा कैसा विरोधी, हमारा उसका क्या मेल। मखना ठहरा पैसे वाला, हम निहायत गरीब। वह ठहरा बाहुबली, हम कमज़ोर दबे कुचले। कौन उसका मुकाबला कर सकता है पूरे गांव में। जग प्रसाद, यह तो कोई बात ना हुई। मुकाबले में तो बस हिम्मत ही काफ़ी होती है। छोटी सी चींटी हाथी को मार देती है, राजवीर ने जग प्रसाद को उकसाते हुए कहा। ऐसा तो है राजवीर, पर और भी बहुत कुछ देखना होता है। चुनावी जंग में चुनाव यूं ही नहीं लड़े जाते, बहुत सारे पैसे और लोगों के समर्थन की ज़रूरत भी होती है। जग प्रसाद ने प्रैक्टिकल बात कही, तो हम किस लिए हैं। जग प्रसाद, कहो तो पूरा गांव इकट्ठा कर दें तुम्हारी चौखट पर, मखना भी देखता रह जाएगा। सुखे ने जग प्रसाद को और चढ़ाते हुए कहा, अरे भैया, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे चुनाव के दंगल में मैं खुद उतरने वाला हूँ। जग प्रसाद ने बड़ी हैरानी से कहा, क्यों नहीं जग प्रसाद, तुम इस बार रामवती भाभी को चुनाव के मैदान में उतार दो, फिर देखना हम ऐसी ऐसी शतरंजी चालें चलेंगे कि पूरा गांव तुम्हारे साथ ना हो तो कहना। हम अपने बच्चों की कसम खाकर कहते हैं
कि हम आखिरी समय तक तुम्हारा साथ निभाएंगे और रामवती भाभी को प्रधान बनवाकर ही मानेंगे। राजवीर ने अपने बच्चों की कसम खाते हुए पूरे यकीन के साथ कहा, ना भैया, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना, मुझे चैन की ज़िंदगी जी लेने दो, मैं किस किस के हाथ और पैर जोड़ता फिरूंगा। जगप्रसाद ने उन दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। सुखे और राजवीर को लगा कि जगप्रसाद ऐसे नहीं मानेगा। वे भी पूरे तिगड़मी थे, उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। सुखे ने सब्ज बाग का पासा फेंकते हुए कहा, देखो जगप्रसाद, अब तो ग्राम प्रधान को हर महीने सरकार की ओर से खर्चे पानी के लिए एक तय रकम मिलती है। इसके अलावा गांव में विकास के काम करवाने पर ठेकेदार 20% कमीशन तो बिना कहे देता है। तुम बस हाँ करो जगप्रसाद, फिर देखना कल से ही रामवती भाभी के पक्ष में जोर शोर से प्रचार शुरू। इसके बाद भी जगप्रसाद रामवती को चुनाव में खड़ा करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन सुखे और राजवीर भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे वहाँ से तो उठकर चले गए, लेकिन अपना अगला दांव रास्ते में ही खेल गए। अगले दिन जैसे ही जगप्रसाद घर से निकला, सब उसे प्रधान जी कहकर नमस्ते करने लगे, क्योंकि सुखे और राजवीर ने गांव में रातों रात यह अफवाह फैला दी थी कि जगप्रसाद अपनी पत्नी रामवती को सुलेखा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार रहा है। हर कोई अब जगप्रसाद का रास्ता रोकता और कहता, जगप्रसाद, यह तुमने सही फैसला लिया, हम तुम्हारे साथ हैं। जगप्रसाद उनको बहुत समझाता, लेकिन अब कोई उसकी बात मानने को तैयार ना था। औरतों का जमघट रामवती के आसपास लगना शुरू हो गया। मखना के विरोधी खुद तो पस्त थे, लेकिन रामवती भाभी के चुनाव में खड़े होने की बात सुनकर उनकी बाँछें खिल गई थीं। वे खुद तो मखना के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वे उसकी घरवाली सुलेखा को बिना चुनाव के प्रधान बनते हुए भी नहीं देखना चाहते थे। इसलिए वे रामवती भाभी का समर्थन करने लगे। मखना की सारी विरोधी ताकतों ने एकजुट होकर आखिरकार रामवती भाभी को चुनावी मैदान में उतरने के लिए मजबूर कर ही दिया। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि रामवती भाभी चुनाव हारेंगी या जीतेंगी। उन्हें तो सिर्फ इस बात से मतलब था कि सुलेखा ऐसे ही प्रधान नहीं बननी चाहिए। चुनावी राजनीति के भी अपने अजीब मतलब होते हैं। जगप्रसाद को तो ऐसा महसूस हो रहा था मानो उस गांव के साथ है। रामवती के चुनावी दंगल की कमान संभाली उसकी सबसे छोटी बेटी कुंदरी ने। वह चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा जोश में थी। वह खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी। माँ तो सिर्फ जरिया थी, असली चुनाव तो वह लड़ रही थी। कुंदरी के साथ उसकी अपनी सहेलियों की टोली थी, और जहाँ लड़कियाँ हों वहाँ लड़के ना हों, ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरह नौजवानों का एक दल भी उनके साथ हो गया। उन्हें लड़कियों के साथ रोमांस करने का एक अच्छा मौका मिल गया। सुखे और राजवीर समेत मखना के विरोधी भी जी जान से रामवती के प्रचार में लगे थे। जगप्रसाद खुश था, वह भी चुनावी में खूब पैसा बहा रहा था, क्योंकि उसे रामवती के जीतने की पूरी उम्मीद नजर आ रही थी। सुबह से ही दारू और मुर्ग मुसल्लम सब शुरू हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे आधा गांव नामे ही जी रहा हो। मखना ने पहले तो सब चीज़ों को हल्के में ही लिया, लेकिन जिस दिन कुंदरी रामवती को पर्चा भरवाकर चुनाव दफ्तर से भारी भीड़ के साथ लौटी, तो मखना का दिमाग ठनक गया। उसे लगा कि कहीं बाजी पलट ना जाए। अब उसने सुलेखा को जिताने के लिए कमर कसी। सबसे पहले मखना ने सुखे और राजवीर के पेंच कसे। उसने उन दोनों को बुलाकर कमरे में बंद करके खबर ली। 2-4 घूंसों में ही दोनों रास्ते पर आ गए। मखना ने उन्हें अपने गुंडों के सामने ही डपटते हुए कहा, अगर तुम्हें शराब मुफ्त में पीने का इतना ही शौक था तो मुझसे कहते, मैं तुम्हारे लिए दारू की नदियाँ बहा देता। सुखे और राजवीर ने मखना के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वे रामवती के चुनाव प्रचार में दिखाई भी नहीं देंगे। इसके बाद मखना ने अपने विरोधियों के साधा जो बढ़ चढ़कर रामवती के चुनाव प्रचार में भाग ले रहे थे, किसी को प्यार से मनाया तो किसी को धमकाया और किसी को ललचाया। मखना के पास चुनाव जीतने का हर हथकंडा था। गरीब की बस्तियों में मर्दों को शराब पिलाई, औरतों के लिए साड़ी, चांदी के बिछुए, सिंगारदान और चूड़ी के डब्बे भिजवा दिए। बच्चों के लिए कैरम बोर्ड और मिठाई के डब्बे भिजवा दिए। कुछ ही समय में कुंदरी के पीछे की भीड़ साफ होने लगी। सुखे और राजवीर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, उनकी कस्में हवा हवाई हो गई थीं। मखना के विरोधी जो अभी तक रामवती का चुनाव लड़ाने में जी जान से लगे थे, अब वे खेतों में काम बताकर जगप्रसाद और कुंदरी से नजरें बचाकर निकल जाते। जगप्रसाद को गांव वालों से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। वह खुद को ठगा सा महसूस कर रहा था। उसे लगा कि सबका ईमान बिक चुका है। एक दिन कुंदरी को मखना ने के गुंडों ने धमकाया। उसे चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दी। चुनाव होने से पहले ही जगप्रसाद को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कितनी आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लिया था। चुनाव तो उसके हाथ से निकल ही गया था। चुनाव लड़ने के लिए जो उसने 1 लाख रुपए उधार लिए थे, वे भी गए।
गांव वालों की दगा उसे कांटे की तरह चुभी। मखना ने चुनाव की रात पूरे गांव में नोट बांट दिए। गांव में आई निर्वाचन अधिकारी और उसकी टीम की खूब आवभगत कर उन्हें अपने भरोसे में ले लिया। जगप्रसाद के पास बूथों पर खड़ा करने के लिए एजेंट तक का अकाल पड़ गया। सुलेखा चुनाव में भारी मतों से जीती और रामवती की जमानत जब्त हो गई। सुलेखा का विजयी जुलूस जगप्रसाद के घर के आगे ढोल नगाड़ों के साथ निकला तो उसका दिल अंदर तक कांप गया। उसकी पत्नी को चुनाव लड़ाने वाले आज कितनी बेशर्मी के साथ सुलेखा के विजयी जुलूस में नशे में चूर होकर नाच रहे थे। उसे लगा कि दुनिया में यकीन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। जगप्रसाद की बेटी कुंदरी मखना की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। वह जानता था कि कुंदरी ना होती तो यह चुनाव ही ना होता। कुंदरी की हिम्मत और उसके पढ़े लिखे होने की वजह से ही जगप्रसाद उसकी मां रामवती को चुनाव में खड़ा कर पाया। मखना जानता था कि कुंदरी भविष्य में उसके और उसके परिवार के लिए चुनौती बन सकती थी, इसलिए उसके पर काटने जरूरी थे। एक दिन मखना ने कुंदरी के खेतों पर अकेला देखकर अपने गुंडों के हाथों उसे उठवा लिया। कुंदरी को नलकूप वाली कोठरी में बंद कर उसके बदन के सारे कपड़े उतार दिए गए। मुंह में उससे पहले से ही कपड़ा ठूंस दिया गया था। फिर उसके हाथों को ऊपर कड़ियों में बांध दिया गया। उसके पैर जमीन पर टिके रहने दिए गए। वहां से गुंडों को बाहर भेजने के बाद मखना ने कुंदरी के बदन पर दारू फेंकते हुए कहा, कुंदरी, बहुत आग है ना तेरे अंदर चुनाव लड़ाने की। अगर तू ना होती तो सुलेखा बिना चुनाव के प्रधान बनती। तेरी वजह से चुनाव में मुझे लाखों रुपए खर्च करने पड़ गए। इज्जत दांव पर लगी वह अलग से। ला, आज तेरी गर्मी उतारता हूँ, जिससे यह गलती दोहराने की जरूरत तू फिर कभी ना कर सके। यह कहकर मखना ने खड़े खड़े ही कुंदरी की इज्जत तार तार कर दी। इसके बाद मखना ने उसे आज़ाद करते हुए कहा, जा, अब पूरे गांव को जाकर बता दे कि मखना ने तेरी इज्जत लूट ली है। कुंदरी चुपचाप गांव चली आई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह पढ़ी लिखी थी। अगले दिन उसने शहर जाकर सबसे पहले गर्भ निरोधक गोली खाकर अपने को सुरक्षित किया। वह ना डरी ना सहमी। वह सुंदरी और मुंदरी की तरह बहादुर बहन थी। वह बहादुरी में किसी भी तरह से उनसे कम ना थी। कुंदरी की निगाहें अब मखना का पीछा करने लगीं। अपनी इज्जत लुटाकर वह चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने देखा कि मखना रोज दोपहर को नलकूप वाली कोठरी में सोने के लिए आता है। कुंदरी ने उससे बदला लेने की एक खतरनाक योजना बना ली। एक दिन मखना की नलकूप वाली कोठरी पर जब कोई नहीं था तो कुंदरी ने उसे कोठरी के बाहर से अच्छे से मुआयना किया। वह उस कोठरी के निचले हिस्से में कोई सुराग तलाश रही थी, जो उसे मिल गया। उस दिन गोधूली के समय कुंदरी ने पेट्रोल से भरी 2 बोतलें लाकर ईख के खेत में रख दी थी। अगले दिन जब मखना दोपहर के समय नलकूप वाली कोठरी पर सोने के लिए आया तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि अपनी इज्जत गंवाने वाली लड़की उससे कितना खतरनाक बदला ले सकती है। वहीं कुंदरी ईख के खेत में छिपी उसका इंतजार कर रही थी। जब मखना को कोठरी में गए तकरीबन आधा घंटा हो गया और कुंदरी को लगा कि मखना अब सो गया होगा। वह चुपके से अपनी छिपी जगह से बाहर आई। फिर उसने इधर उधर देखा। जब कुंदरी को पूरा यकीन हो गया कि वहाँ आसपास कोई नहीं है तो उसने झट से उठ कोठरी की कुंडी बाहर से लगा दी। इसके बाद कुंदरी ने बिजली की तेजी से एक बोतल पेट्रोल एक नलकी की मदद से उस सुराख में उस कोठरी में बहा दिया जिसमें मखना सोया हुआ था। बाकी का बचा एक बोतल पेट्रोल उसने कोठरी की लकड़ी के दरवाजे पर डाल दिया। प्लास्टिक की नलकी पेट्रोल से भीगी हुई थी। उसमें माचिस की जलती तीली लगते ही कोठरी के अंदर आग पहुंच गई। कोठरी के अंदर आग लगते ही मखना जोर जोर से चीखने लगा और कोठरी के दरवाजे को बेतहाशा पीटने लगा। लेकिन बाहर से तो कुंदरी ने पहले से ही कुंडी लगा दी थी। इतनी देर में कुंदरी ने कोठी के दरवाजे पर भी कुछ दूरी से माचिस की जलती हुई तीली फेंक दी। वह लकड़ी का दरवाजा भी धूं धूं करके जलने लगा। मखना की दर्द भरी चीख सुनकर कुंदरी ने कहा, तू जल कर मर। दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वाले बहसी, तुझ पर कोई रहम नहीं। मखना की मौत निश्चित जानकर कुंदरी किसी के आने से पहले ही ईख के खेतों से होती हुई दूसरे रास्ते से मंडावली थाने पहुंच गई। थानेदार अशोक मुच्छड़ को सारा वाकया बताते हुए कुंदरी ने उसके सामने आत्मसमर्पण करते हुए अपने घर वालों को, मखना के परिवार और गुंडों से हिफाजत की गुहार लगाई। अशोक मुच्छड़ एक सुलझा हुआ और अनुभवी थानेदार था। उसने जल्दी से जरूरी लिखत पढ़त कर कुंदरी को लॉकअप में बंद कर दिया। फिर खुद जटपुर पहुंचकर गांव में ऐलान कराया कि अगर गांव में किसी ने भी शरारत करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वह अच्छे से जानता था कि बाहुबली और गुंडे ऐसी हालत में गरीबों पर कैसे जुल्म ढाते हैं। उसने जगप्रसाद के परिवार की हिफाजत के लिए 2 सिपाही उसके घर पर कुछ दिनों के लिए तैनात कर दिए। अदालत की कार्रवाई में कुंदरी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन वह खुश थी कि उसने एक जुल्मी बाहुबली का खात्मा कर दिया था। वह चुप रहने और बुजदिली दिखाने के बजाय एक सत्ताधारी से हिम्मत दिखाते हुए टकरा गई थी। वह संतुष्ट थी कि बड़े काम के लिए किसी न किसी को जोखिम उठाना ही पड़ता है।
मखना को दी गई सज़ा ने उस इलाके के बाहुबलियों की रूह कँपा दी थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक करें, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।